दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल 100,000 ऑफ क्यूरी फाइटिंग का और एक धमाकेदार नया एपिसोड आ चुका है। और आज की इस एपिसोड में हमें कुछ धमाकेदार फाइटिंग सीन्स भी देखने को मिलेंगे का आप सभी काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे शू इन ने मास्टर जू को टॉर्चर करके मास्टर एंसेस्टर के बारे में पता लगाने की कोशिश की थी, क्योंकि शू इन को यह बात पता चल चुका था कि असल में एंसेस्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो केओस पावर से भी नहीं डरता। इसी वजह से वो जानना चाहता था कि आखिरकार एंसेस्टर कौन है, उसके माता पिता कौन है और उसके पास किस तरह के पावर्स हैं। लेकिन यहाँ मास्टर जो इस बात को काफी अच्छी तरह से समझ चुके थे कि शू इन अब एंसेस्टर से काफी डरने लगा है और इसी की वजह से मास्टर जू ने एंसेस्टर के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तो अब आगे तो इससे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होते ही हम एंसेस्टर को देखते हैं जो कि केओस एनर्जी को अपने हाथ में लेकर कह रहे थे कि मास्टर आखिरकार आपने मुझसे और कितने सारे सीक्रेट्स को छिपा कर रखा। लेकिन ये देखकर रैबिट गर्ल काफी हैरान होकर कहने लगती है कि क्या एंसेस्टर को ये केओस पावर कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। तो वैसे बताती है कि नहीं, असल में एंसेस्टर के पावर्स काफी ज्यादा स्टडी हैं और ये मामूली से पावर्स उन्हें कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इस बात को सुनने के बाद रैबिट गर्ल काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। लेकिन तभी अचानक वैसे भी देखते हैं कि कैसे एंसेस्टर के अंदर से उनका गोल्डन ऑरा काफी तेजी के साथ रिलीज हो रहा है। देखते ही देखते एंसेस्टर का गोल्डन ऑरा आसमान को छेड़ते हुए पूरे यूनिवर्स में चारों तरफ से फैलने लगी थी। असल में यहाँ पर एंसेस्टर ने अपनी ऑरा को हर एक यूनिवर्स के रियम तक पहुंचा दिया था। ये देखकर फैंसी कहने लगती है कि शायद एंसेस्टर अपने माइंड को हजारों मील फैला रहे हैं। दूसरी तरफ हम शू इन के कॉपीज को देखते हैं जिन्होंने की मास्टर जू का रूप लेकर रखा था। लेकिन एंसेस्टर के ऑरा की वजह से अब हर एक रूप में एक एक करके उनके ऊपर अटैक होने लगे थे। यहाँ शू इन के हर एक क्लोन के बॉडी के अंदर छेद होने लगा था। ये सब कुछ असल में इसलिए होता है क्योंकि एंसेस्टर ने अपनी ऑरा को हर एक यूनिवर्स के रियल में भेज दिया था और वो उस केओस पावर के जरिए शू इन के हर एक क्लोन वाली कॉपी को जो कि एंस मास्टर जू के रूप को लिया हुआ था उन्हें चोट पहुंचा रही थी। लेकिन साथ ही एक जगह पर हम शू इन की और एक क्लोन को देखते हैं जो कि ये देखकर कहने लगता है कि बहुत बढ़िया मेरे प्यारे डिसाइपल, मुझे लगता है कि तुमने मुझे किसी भी तरह से डिसअपॉइंट नहीं किया। तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन क्या इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जो कि केओस पावर का सामना कर सके। इतना कहने के बाद नकली मास्टर जू का हर एक क्लोन अपने केओस पावर का इस्तेमाल करके अपने बॉडी को रिकवर कर लेता है। साथ ही उन्हें काफी ज्यादा खुशी था कि एंसेस्टर के पावर के अटैक की वजह से वो लोग ठीक हैं। लेकिन तभी उसकी बातों को सुनने के बाद एंसेस्टर से कहने लगता है कि क्या सच में मैं कुछ नहीं कर सकता। देखते ही देखते उस क्लोन के सामने का टाइम पूरी तरह से रुक जाता है। ये देखकर उस नकली मास्टर जू को एक पल के लिए काफी ज्यादा हैरानी होता है। लेकिन फिर वो मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि ओ तो तुम अपने टाइम स्टॉप टेक्निक की मदद से केओस पावर को रोकना चाहते हो, लेकिन ये इतना ज्यादा आसान नहीं। इतना कहने के बाद नकली मास्टर जो अपने केओस पावर को रिलीज करते हुए एक केओस ड्रैगन क्रिएट करता है और फिर उस ड्रैगन की मदद से वो सीधे एंसेस्टर की तरफ ही अटैक करने का ऑर्डर देता है। लेकिन यहाँ एंसेस्टर भी अपने गोल्डन एनर्जी की मदद से उस अटैक को बहुत ही आसानी के साथ ब्लॉक करता है। ये देखने के बाद नकली मास्टर जू को बहुत ज्यादा हैरानी होता है क्योंकि उसने आज तक देखा था कि उसके केओस पावर के अटैक की वजह से कोई भी एनर्जी बच नहीं पाता था। यहाँ तक कि उसका केओस पावर हर एक स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता था। लेकिन यहाँ पर एंसेस्टर के पावर के सामने उसका केओस पावर टिक नहीं पा रहा था। लेकिन साथ ही अब उस नकली मास्टर जू के बॉडी के अंदर उसे बहुत ज्यादा पेन महसूस होने लगता है। इसी की वजह से वो अपने केओस पावर का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी के पेन को कम करने की कोशिश करता है। तभी उसे आसमान से एंसेस्टर का आवाज सुनाई जो कि एक गोल्डन लाइट के जरिए बाहर आते हुए एंसेस्टर नकली मास्टर जू को देखते हुए कह रहे थे कि गेम ओवर हो चुका है माय डियर मास्टर। यहाँ पर एंसेस्टर का एक आइकॉनिक लेवल का एंट्री होता है। लेकिन उससे बेहतर आइकॉनिक लेवल का एंट्री तब होता है जब एंसेस्टर अपने पीछे एक अजीब तरह की एरो को क्रिएट करता है जो कि एंसेस्टर का एक खतरनाक लेवल का वेपन था। जिसके बाद एंसेस्टर अपने एरो से डायरेक्टली उस नकली मास्टर जू के ऊपर जोरदार अटैक कर देता है। देखते ही देखते एंसेस्टर ने हर एक क्लोन के ऊपर अपने खतरनाक एरो से अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से शू इन के हर एक क्लोन को डिस्ट्रॉय होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन वही दूसरी तरफ हम असली शू इन को देखते हैं। उसके सारे क्लोन डिस्ट्रॉय होने की वजह से उसे भी काफी पेन हो रहा था और एक ही झटके के साथ उसका बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये सब कुछ सारे नजारे को मास्टर जो देख रहे थे वो मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं कि मेरे डिसाइपल ने अपना थोड़ा सा भी पावर इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन तुम उसके एक मामूली से अटैक को भी सह नहीं पाए और इतने आसानी के साथ डिस्ट्रॉय हो गए। लेकिन शू इन केओस पावर का इस्तेमाल करके अपने बॉडी को रिकवर करते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा डिसाइपल सिर्फ एक घमंडी लड़का है और इसके अलावा कुछ नहीं, और मैं उसे जब चाहूँ तब बहुत ही आसानी के साथ उसे
मार सकता हूँ। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि कैसे शुइन अपने केओस पावर के मदद से अपने बॉडी को पूरी तरह से रिकवर कर चुका था। फिर वो मास्टर जू को कहने लगता है कि अगर तुम्हारा डिसाइपल मुझे मारना चाहता है तो उससे पहले उसे मरना होगा, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में केओस पावर फैला हुआ है और किस केओस पावर का इस्तेमाल करके मैं हर बार दोबारा जिंदा हो सकता हूँ। और इसके अलावा इस जगह के बाहर मेरे कई सारे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल पहरा दे रहे हैं। शुइन को इस बात का काफी ज्यादा घमंड था कि उसके डिसाइपल एंसेस्टर को रोक सकते हैं, लेकिन तभी उसे अपने डिसाइपल की आवाज सुनाई देता है जो कि काफी दर्द में था। दूसरी तरफ हम एंसेस्टर को कॉस्मोस के बाहर देखते हैं, जहाँ पर एंसेस्टर के रास्ते को रोकने की हिम्मत शुइन की वही लेडी डिसाइपल कर रही थी, लेकिन एंसेस्टर उसे ज्यादा भाव नहीं देता। लेकिन फिर भी वो लेडी इंजर होने के बावजूद भी कहने लगती है कि मैं तुम्हें अपने मास्टर के प्लान को बर्बाद नहीं करने दे सकता, भले ही उसके लिए मुझे मरना पड़े। इतना कहने के बाद वो इविल लेडी एंसेस्टर के ऊपर अपने केओस पावर से एक जोरदार जायंट हैंड से अटैक करती है। उसे लगता है कि यह अटैक एंसेस्टर को मारने के लिए काफी होगा, लेकिन एंसेस्टर अपने हाथ की उंगली से ही उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा मरना सच में बहुत ज्यादा बेकार होगा। इतना कहने के बाद एंसेस्टर एक ही झटके में ही उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ उस इविल लेडी को भी वहीं पर मार डालता है बिना कुछ किए। जिसके बाद हम मास्टर जू को देखते हैं जो कि इस बात से समझ चुके थे कि वो लेडी इविल मर चुकी है। फिर वो शुइन को कहने लगता है कि अगली बारी तुम्हारा होने वाला है, लेकिन ये देखकर शुइन बिल्कुल भी घबराता नहीं। वो कहता है कि चलो देखते हैं कि क्या होता है। और इतना कहने के बाद अचानक कि शुइन वहाँ के एक बड़े से पत्थर में जाकर वही नल रूप लेता है जो कि मास्टर जू को दिया गया था, यानी कि वो सीधे सीधे मास्टर जू के तरह ही अपने आप को कैदी बना लेता है और अपने बॉडीज के अंदर कई सारे इंजरीज क्रिएट कर लेता है। लेकिन ये देखकर मास्टर जू उसे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ये छोटे मोटे ट्रिक मेरे डिसाइपल को बेवकूफ बना सकते हैं। लेकिन शुइन काफी तक कॉन्फिडेंट होने के साथ कहने लगता है कि शायद ये तुम बात भूल चुके हो कि मैंने उसके साथ न्यू स्पेंड किया है, इसी वजह से मैं उसे काफी अच्छी तरह से जान चुका हूँ। लेकिन इस पर मास्टर जू भी काफी तक कॉन्फिडेंट होने के साथ कहने लगता है कि चलो देखते हैं कि क्या होता है। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि एंसेस्टर वहाँ पर आ गए थे। वो एक साथ दो मास्टर जू को देखकर थोड़े हैरान भी हो जाते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये था कि दोनों ही मास्टर जू एक साथ एंसेस्टर को कहने लगते हैं कि यांग यांग आखिरकार तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आ ही गए। लेकिन ये देखकर एंसेस्टर एक फैसला लेता है, वो अपने एनर्जी के मदद से कई सारे क्लोन्स क्रिएट करके उन दोनों ही मास्टर जू के ऊपर लगातार पंच से अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों को ही बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। यहाँ पर जो असली मास्टर जू होता है कहने लगता है कि मेरे प्यारे डिसाइपल तुम थोड़ा आराम से मुझे मार सकते हो, लेकिन वही दूसरी तरफ शुइन जो कि नकली मास्टर जू का रूप लिया हुआ था कहने लगता है कि मेरे प्यारे डिसाइपल तुम जितना चाहो मुझे उतना मार सकते हो, अगर तुम्हारा मन करे तो मुझे जान से भी मार सकते हो, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ से आजाद। लेकिन बस किया था उसकी यही से बात सही एंसेस्टर समझ जाता है कि वही असली विलन है। और इतना कहने के बाद एंसेस्टर उसके ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिसकी वजह से एक ही झटके में ही शुइन का बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि कुछ ही देर में शुइन केओस पावर का रूप लेकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। तब एंसेस्टर देखते हुए कहने लगता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे भाग सकती हूँ। इतना कहने के बाद एंसेस्टर शुइन को पकड़ने के लिए उसके चारों तरफ कई सारे एनर्जी बैरियर क्रिएट करता है ताकि वो भाग ना सके। और फिर कुछ ही देर में एंसेस्टर शुइन को कैद कर लेता है एक मैजिकल क्यूब के अंदर, जिसके अंदर से शुइन भाग नहीं पाता। लेकिन शुइन काफी हैरान होकर पूछता है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला कि वो मैं नकली हूँ। तब इस पर मास्टर जू उसे बताता है कि इन इतने सालों से मैंने अपने डिसाइपल्स के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना लिया है और तुम्हारे मामूली से और फेक ट्रिक्स मेरे डिसाइपल मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती है ना मेरे प्यारे डिसाइपल। तब एंसेस्टर कहने लगता है कि हाँ तुम्हारे पास से मेरे मास्टर के जैसा ही ऑरा है, लेकिन तुम्हारी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा डिफरेंट है। लेकिन तभी मास्टर जू की बातों को सुनने के बाद एंसेस्टर शुइन को बताता है कि तुम मेरे मास्टर की जितना सेमलेस यानी कि बेशरम कल्टीवेटर नहीं हो। इस बात को सुनकर मास्टर जू को थोड़ा शर्म भी आता है, जिसके बाद एंसेस्टर अपने थ्रोन को समन करके वहीं पर बैठते हुए मास्टर जू को आजाद कराता है और उनसे पूछता है कि मास्टर अब वक्त आ चुका है कि आप मुझे केओस पावर के बारे में अच्छी खासी जानकारी दें। एंसेस्टर की बातों को सुनने के बाद मास्टर जू जल्दी से एंसेस्टर के पास चला जाता है और उन्हें बताता है कि पुराने एंशिएंट टाइम में हम लोगों को पता चला था कि केओस पावर हेवन का क्रिएशन है और हम लोगों ने उस पावर को एक्टिवेट करने की काफी ज्यादा कोशिश की ताकि हम लोग कल्टीवेशन कर सके और उस केओस पावर को इमॉर्टल बॉडी के अंदर डाल सके। इसकी वजह से हम लोग और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते थे और इसी के साथ ही हम लोगों ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ था। हम में से कई सारे एंशिएंट कल्टीवेटर्स ने केओस पावर को अवेकन कर दिया और जैसा कि मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ था। केओस पावर बॉडी के अंदर आने के बाद हम लोगों के कल्टीवेशन काफी तेजी के साथ बढ़ने लगी।
लगी हम लोगों को हेवनली दाव के बारे में पता चला। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि केओस पावर बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद हर एक कल्टीवेटर अपने अंदर से अपना कंट्रोल खो देगा। वो केओस पावर हर एक कल्टीवेटर को अपने कंट्रोल में करने लगा था। तब इस पर एंसेस्टर पूछता है कि तो फिर बताइए कि उसे अपने बॉडी से कैसे निकाला जा सकता है। तब इस पर शुइन कहता है कि सिर्फ मरकर ही उस केओस पावर को अपने बॉडी से निकाला जा सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और फिर क्या एंसेस्टर उसके बातों के तरफ इंटरेस्ट लेने लगे थे। लेकिन ये देखकर शुइन जोर जोर से हंसते हुए कहने लगता है कि इस पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि केओस पावर के सामने खड़ा हो सके, यहाँ तक कि मास्टर जू भी नहीं और तुम भी नहीं। यहाँ पर देखते हैं कि शुइन बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े बातें बोल रहा था, लेकिन तभी एंसेस्टर अपने पावर से उसे एक और बार मार देता है। और इसी तरह से वो कई बार उसे मारते ही जा रहे थे, लेकिन हर बार शुइन के उस पावर के साथ पूरी तरह से जिंदा होता जाता है। फिर वो कहता है कि एंशिएंट टाइम के हर एक कल्टीवेटर पहले ही मारे जा चुके हैं, सिर्फ मैं ही बचा हूँ। लेकिन एंसेस्टर उसके बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए उसे हर बार मारता ही रहता है। लेकिन यहाँ एंसेस्टर जितना चाहे उसे मार दे, लेकिन वो उसे मर ही नहीं रहा था। साथ ही शुइन कहने लगता है कि जब केओस पावर पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा तब तुम्हारे निजी और काफी ज्यादा क्लोज लोग बहुत ही जल्दी मारे जाएंगे। ये देखकर एंसेस्टर थोड़े हैरान होकर अपने मास्टर से पूछता है कि मास्टर आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है। पर मास्टर जो काफी सीरियस होकर एंसेस्टर को बताता है कि असल में मैंने अपने केओस पावर को खो दिया था और उसे एक जगह पर सील कर दिया था, लेकिन अब लगता है कि वो पावर दोबारा से एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहा है। और अगर मेरा खोया हुआ केओस पावर एक्टिवेट हो गया तो मुझे डर है कि पूरा यूनिवर्स भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा, हर एक वर्ल्ड बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर मास्टर जो एंसेस्टर को कहने लगता है कि यांग यांग तुम सभी को लेकर यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि केओस पावर पूरे वर्ल्ड में फैल कर उसे डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन एंसेस्टर अपने थ्रोन से उठते हुए कहने लगता है कि टीआरएनसेड कभी पीछे नहीं हटता, उसका सामना करता है। जबकि दूसरी तरफ हम शुइन को देखते हैं जो कि अपनी बॉडी को रिकवर करने के बाद एंसेस्टर को कहने लगता है कि हम में से कोई भी यहाँ से निकल नहीं सकता। और अचानक वो अपने बॉडी को एक ब्लास्ट के साथ ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से उस डार्क अवेस के अंदर से बहुत ही खतरनाक तरीके से केओस पावर निकल रहा था। ये देख पूरा वर्ल्ड भी उसके सामने डिस्ट्रॉय हो सकता था। ये देखकर मास्टर जू जल्दी से आगे बढ़कर उस केओस पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि वो उन्हें रोक सके और एंसेस्टर को निकलने का मौका मिल सके। लेकिन एंसेस्टर मास्टर जू के नजदीक से गुजरते हुए कहने लगता है कि मास्टर प्लीज आप मेरे ऊपर यकीन न करने के बाद एंसेस्टर खुद उस केओस पावर का सामना करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन ये देखकर मास्टर जू काफी घबरा कर एंसेस्टर को बताते हैं कि केओस पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और अगर एक बार तुमने इसको टेस्ट कर लिया तभी तुम्हारे ओरिजिन पावर को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन यहाँ पर एंसेस्टर अपनी जायंट हैंड को समन करके उस केओस पावर का सामना करने के लिए रेडी हो रहे थे। और फिर यहाँ एंसेस्टर असली केओस पावर का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो रहे थे। ये देखने के बाद मास्टर जो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर शुइन आकर उन्हें रोक लेता है। ये देखकर मास्टर जो समझ जाता है कि असल में शुइन ने शुरुआत से ही उसका इस्तेमाल किया है ताकि वो यांग यांग को केओस पावर के सामने लाकर उसे मार सके। तब शुइन भी बताता है कि हाँ मैंने शुरुआत से ही यह सब कुछ तय कर लिया था। जब मैंने देखा कि मेरे केओस पावर से तुम्हारे डिसाइपल को कुछ हो ही नहीं रहा था, तब मैंने फैसला किया कि क्यों ना मैं इसे ओरिजिनल केओस पावर के सामने धकेल दूं और इसे भी तो पता चले कि असली केओस पावर क्या होता है, जिससे कि पूरा हेवन भी डरता है। लेकिन तभी अचानक शुइन के होश उड़ जाते हैं जब वो देखता है कि असल में उस केओस पावर का एंसेस्टर की बॉडी के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। ये देखकर वो होश उड़ जाता है। लेकिन साथ ही मास्टर जो भी उसे बताता है कि मिनट में पहले ही कहा था कि मेरा डिसाइपल कोई मामूली डिसाइपल नहीं है। दूसरी तरफ हम एंसेस्टर को देखते हैं जो कि उस केओस पावर को कंट्रोल करते हुए शुइन को कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि जैसे इस केओस पावर को किसने जानबूझकर डेवलप किया है और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ इस केओस पावर के एक मामूली से पपेट हो। लेकिन इस पर शुइन फिर भी काफी घमंड के साथ कहने लगता है कि तुमने सिर्फ एक मामूली सा ही कदम बढ़ाया है और अगर तुमने इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की तब तुम नहीं बचोगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम हीरो बनने की कोशिश मत करो। लेकिन यहाँ एंसेस्टर भी इस बात से पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपने जायंट हैंड के मदद से उस केओस पावर को एक ही झटके में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन असल में वो केओस पावर डिस्ट्रॉय नहीं होता, बल्कि वो केओस पावर एक जगह पर इकट्ठा होने के बाद काफी तेजी के साथ सीधे एंसेस्टर के ऊपर ही अटैक कर देता है, जिसकी वजह से एंसेस्टर के चारों तरफ पूरी तरह से केओस एनर्जी छा गया था, जो देखकर एक बार मास्टर जू फिर से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ शुइन ये देखकर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहने लगता है कि मैंने तो लगा था कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन लगता है कि तुम मेरे मास्टर और मेरे जितना काबिल भी नहीं हो। लेकिन पता नहीं क्यों कि मेरे मास्टर ने तुम्हें क्यों नहीं बताया कि ज्यादा पावर का शो ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार केओस पावर के सामने तुम एक मामूली से चींटी ही थे। न कहने के बाद शुइन काफी जोर जोर से अपनी जीत की खुशी मना रहा था। लेकिन तभी अचानक
अचानक वो देखता है कि असल में केओस पावर के अंदर एंसेस्टर बिल्कुल सही सलामत। जो देखकर शुइन काफी हैरान होकर कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ और इसके अलावा आखिरकार तुम्हारा ओरिजिन। लेकिन तभी अचानक शुइन अपने केओस जायंट हैंड का इस्तेमाल करके एंसेस्टर को पकड़ लेता है, लेकिन एंसेस्टर बहुत ही आसानी के साथ उसके केओस जायंट हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से शुइन भी काफी दूर चला गया था। लेकिन यहाँ एंसेस्टर अपने पावर से दोबारा शुइन को कैद करते हुए कहने लगता है कि तुम इतना ज्यादा औकात नहीं है कि तुम मेरे ओरिजिन के बारे में जान सको। दोस्तों, इसी के साथ ही आज के ये शानदार और धमाकेदार एपिसोड भी यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो।